दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में छपे लेख द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और मिंट में छपे लेख हाउ टेक्नोलॉजी इज इनेबलिंग स्मार्ट फार्मिंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कृषि में तकनीक। कृषि भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुताबिक कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग 20% है, जबकि कार्यबल का 54.6% कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा भारत में छोटी और सीमांत जोतें लगभग 86% हैं। इसलिए आमतौर पर सतत कृषि और भारत की खाद्य सुरक्षा का दारोमदार छोटे और सीमांत किसानों की अच्छी उत्पादकता पर निर्भर करता है। सरकार ने इसके लिए कई पहलें की हैं। उदाहरण के लिए हरित क्रांति, नीली क्रांति, बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन और सबसे तात्कालिक सूचना एवं तकनीकी क्रांति ने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है। भारतीय कृषि में तकनीक द्वारा बदलाव साल 1960 से देखा जा सकता है। मॉडर्न इनपुट में उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक, मशीनीकरण और क्रेडिट एवं मार्केटिंग सुविधाओं की बेहतरी शामिल है। सूचना एवं तकनीक कृषि को दो तरह से प्रभावित करती है। एक तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में सीधे तौर पर योगदान, दूसरा है कृषि विज्ञानियों को गुणवत्ता और सूचना परक निर्णय लेने में मदद, जिसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव कृषि और से संबंधित क्षेत्रों पर पड़ता है। सूचना एवं तकनीक के जरिए कृषि से संबंधित इनपुट्स को जुटाया जाता है। इसके बाद इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड को कृषि क्षेत्र में सूचना एवं तकनीक के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड में किसानों के खेतों का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें 12 पैरामीटर्स के जरिए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सहित पीएच वैल्यू आदि की जानकारी शामिल होती है। इन सूचनाओं का उपयोग करके किसान जान सकते हैं कि उनके खेतों की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। खेत में अंधाधुंध तरीके से उर्वरक डालने के बजाय वे वही उर्वरक का प्रयोग करेंगे जो जरूरी है। इससे खेती करने में आने वाले खर्चों पर लगाम लगेगी, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा किसानों को ये जानकारी भी मिल सकेगी कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और किसकी पैदावार अच्छी हो। अब सूचना एवं तकनीक से कृषि क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए और इसके क्या नुकसान हुए, ये जानने से पहले वर्तमान में कृषि क्षेत्र किस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती है जोतों का आकार छोटा होना। 2010-11 के कृषि आंकड़ों के मुताबिक भारत में जोतों का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर है। जोतों के हिसाब से किसानों के वर्गीकरण की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत की श्रेणी में, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को छोटे किसान माना जाता है। छोटी जोत में किसान केवल निर्वाह कृषि कर पाते हैं। इनके उत्पादन का फायदा अर्थव्यवस्था को नहीं पहुंच पाता। दूसरी चुनौती है किसानों की लोन तक पहुंच सीमित होना। भारत में आज भी अधिकांश किसान साहूकारों और बड़े किसानों से ऋण लेते हैं। हालांकि इस पर जनधन योजना और कई अन्य वित्तीय समावेशन के लिए चलाई गई योजनाओं से लाभ पहुंचा है, लेकिन कई बार किसान बैंक से लेन देन के झमेले से बचने के लिए या कई मर्तबा जानकारी के अभाव में भी असंगठित क्षेत्र से कर्ज लेते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि गाँव में बड़े व्यापारी आकर फसल खरीद लेते हैं। एक लंबे वक्त से यही व्यापारी खड़ी फसल को देखकर किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा मुहैया करा रहे हैं। किसान भी बीमारी से लेकर बच्चों की शादी और घर की मरम्मत तक के लिए पैसा यहीं से लेते हैं। ये पूरी व्यवस्था एक विश्वास पर चल रही है। इसी तरह तीसरी चुनौती है तकनीक का कम प्रयोग हो पाना। इसके लिए भी आमतौर पर जोतों का छोटा आकार और कृषि के लिए वित्त की कमी जैसे कारक जिम्मेदार हैं। चौथी चुनौती के तौर पर किसानों के स्तर पर फसलों का वैल्यू एडिशन न हो पाना शामिल है, जो कि विकसित देशों में आम बात है, लेकिन भारत में यह प्रक्रिया किसानों के स्तर पर नाम मात्र की होती है। पांचवी चुनौती है कृषि के लिए पर्याप्त अवसंरचना का उपलब्ध न होना। इससे किसानों को मौसम जैसी अनप्रिडिक्टेबल गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सभी चुनौतियां कृषि की उत्पादकता को कम करके इसके लाभ को सीमित करती हैं। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा हुआ है।
कृषि का विषय नीति नियंताओं की प्लानिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरत है लागत प्रभावी तकनीकों को लागू करने की। तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि सूचना एवं तकनीक को कृषि क्षेत्र में लागू करने से क्या लाभ होंगे। यहाँ पहला फायदा है निर्णय क्षमता बेहतर होना। कृषि क्षेत्र में सूचना एवं तकनीक को बेहतर ढंग से लागू करने पर किसानों की निर्णय क्षमता बेहतर होती है। वे जो भी निर्णय लेंगे वह केवल अनुभव पर नहीं बल्कि आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होगा। सूचनाओं का यह जाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़ सकता है। दूसरा फायदा है फार्मिंग सॉफ्टवेयर के जरिए पता चल सकता है कि किस सुविधा का प्रयोग करके खेती की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा फायदा है आईटी के जरिए समुदाय की भागीदारी। मसलन आम की खेती करने वाले किसान किसी अचार बनाने वाले स्वयं सहायता समूह से टाई अप कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया को ऐप के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। चौथा फायदा अकादमिक स्तर पर होने वाले शोध से संबंधित है। जब कृषि प्रगति करेगी तो समाज में इसे लेकर भी वही सोच बनेगी जो अन्य व्हाइट कॉलर जॉब्स को लेकर है। लोग रोजगार के स्तर पर कृषि को तभी अपनाएंगे जब यह क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी दे सके। प्रिसीजन फार्मिंग या परिशुद्ध खेती, जिसमें सॉइल टेस्टिंग पर आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग में सेंसर्स और ड्रोन्स का प्रयोग किया जाता है। दरअसल पूरे खेत में उर्वरकों और सिंचाई जैसे इनपुट्स की जरूरत समान मात्रा में नहीं होती है। जब किसान इन सभी इनपुट्स को पूरे खेत में एक साथ प्रयोग करता है तो लागत भी ज्यादा आती है और पैदावार भी प्रभावित होती है। इसलिए सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और सेंसर्स जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ड्रोन्स, रोबोट और जीपीएस तकनीक का प्रयोग स्मार्टफोन्स के द्वारा करने पर किसानों के लिए खेती और भी लाभदायक हो जाएगी। इसी तरह कृषि में नैनो तकनीक का प्रयोग रसायनों की बर्बादी को रोकने में मददगार है। साथ ही खाद देते समय पोषक तत्वों के नुकसान को कम किया जा सकता है। इफ्को ने नैनो फर्टिलाइजर्स की टेस्टिंग भी की है। आपको बता दें कि तरल नैनो यूरिया में नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं, जिनका सतही क्षेत्र अधिक होता है। यानी इसमें 1 मिलीमीटर परंपरागत यूरिया के मुकाबले 10,000 गुना अधिक सतही क्षेत्र होता है। वहीं कणों की संख्या की बात करें तो इसमें 1 मिलीमीटर परंपरागत यूरिया से 55,000 नाइट्रोजन कण अधिक होते हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। सामान्य यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया की दक्षता 80% तक ज्यादा देखी गई है। तो तकनीक का कृषि क्षेत्र में लाभ देखने के बाद आइए तकनीक को लागू करने में कृषि क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, इस पर बात करते हैं। इसमें पहली चुनौती है प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित होना। किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसके बारे में अनभिज्ञ है। दूसरी चुनौती है कि पूरे देश में प्रौद्योगिकियों का वितरण भी एक समान नहीं है। प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही समृद्ध किसान कर रहे हैं। छोटे और सीमांत किसान फिर से विकास की प्रक्रिया में छूटते जा रहे हैं। तीसरी चुनौती है किसानों में कम साक्षरता दर और डिजिटल डिवाइड के कारण बिचौलिए वर्ग का उदय होना। यह वर्ग किसानों को तकनीक से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराता है। यह भी माना जाता है कि वे अपने लाभ के लिए किसानों को अधिक लागत और जटिल सूचनाएं देते हैं, जिससे उनकी जरूरत बनी रहे। इसके अलावा तकनीक के उपयोग के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी एक समान नहीं है। इसमें भी बहुत सारी क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए देखते हैं कि सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं। किसानों की मौसम अनुमान से जुड़ी चुनौतियों के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की स्थापना की जा रही है। इसका मकसद ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी मुहैया कराना है। जलीय कृषि करने वाले किसानों के सामने वनस्पतियों की प्रजातिगत जानकारी का अभाव रहता है। इसके लिए ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी ICAR CIFA भुवनेश्वर द्वारा एक्वा फार्मर्स के लिए मत्स्य सेतु ऐप तैयार किया गया है। इसमें प्रजातिगत या विषयवार ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिनसे किसान इनकी अवधारणा और प्रैक्टिकल दोनों सीख सकते हैं। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल तैयार किया गया है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम यानी SFAC कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। किसी भी डिजिटल या तकनीक से जुड़ी योजना को लागू करने के लिए गांवों तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित होना जरूरी है। इसके लिए सरकार
भारत नेट के जरिए 16 राज्यों के सभी आवासीय गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी की व्यवस्था कर रही है। कृषि में अवसंरचना की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन कृषिोन्नति योजना लागू की गई है। इसके 12 सब मिशन हैं, जिसमें नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर यानी NEGPA को एक कंपोनेंट के तहत शामिल किया गया है। इसका मकसद ICT यानी सूचना एवं संचार तकनीक के जरिए किसानों को कृषि से संबंधित रियल टाइम इंफॉर्मेशन मुहैया कराना है। इस योजना को लागू करने के क्रम में M-किसान SMS पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सभी कृषि और उससे संबंधित केंद्रीय और राज्य के संस्थानों को किसानों को सूचनाएं एवं सलाह उनकी भाषा में भेजने में सक्षम बनाता है। ऐसा ही एक प्रयास किसान कॉल सेंटर के तौर पर भी किया गया है। अपने उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान परिवहन की समस्या का सामना करते हैं। इसके लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर किसानों को कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध वाहनों की सूचना मुहैया कराई जाएगी। इस दिशा में सरकार की एक अन्य पहल है एग मार्केट। यह एक सरकारी पोर्टल है। यह कृषि बाजारों, राज्य विपणन बोर्डों, निदेशालयों को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ता है। यह कृषि विपणन पर भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण पोर्टल है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वेबसाइटों को भी लिंकेज प्रदान करता है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहलें भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसमें ITC की पहल ई-चौपाल उल्लेखनीय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे 4 मिलियन किसान लाभ ले रहे हैं। ई-चौपाल के जरिए किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाती है, जिससे किसानों की निर्णय क्षमता बेहतर होती है। तो कृषि क्षेत्र में तकनीक की दिशा में किए गए प्रयासों के मद्देनजर आइए देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। भारत में 2025 तक 666.4 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होने की संभावना है। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी में डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने उम्दा प्रदर्शन किया है। वक्त के साथ किसान अपने हाथों में मोबाइल लिए और स्मार्ट होंगे। सरकार कृषि में सैटेलाइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन्स का प्रयोग कर डेटा कलेक्ट करेगी, जिससे खेती और प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। निजी क्षेत्र और एग्री स्टार्टअप जल संसाधनों के संचय और कृषि में फूड वेस्टेज को रोकने और वेस्ट मटेरियल के बेहतर प्रयोग की दिशा में काम करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम कह सकते हैं कि भारत एक सतत कृषि प्रधान देश होगा, जहां कृषि जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि रोजगार परक उद्देश्यों की भी पूर्ति करेगी। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों की चर्चा करते हुए इसके लिए तकनीक के स्तर पर की गई पहलों का वर्णन कीजिए।